हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग फाइनली सब्जेक्टिव जो कि भौतिक विज्ञान के ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के टॉप 100 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि देखेंगे। मात्र इसका 10 पार्ट होगा। पार्ट 1 है, इसका 3 पार्ट मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का 3 पार्ट मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 है, आज से ओपन हो रहा है। कल ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 हो गया है, तो सब्जेक्टिव का आज शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो इसे देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। यह क्लास 12 फिजिक्स टॉप 100, इसमें 100 MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यह 100 पार्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन का काम तमाम। हेलो दोस्तों, संघर्ष बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यह बैच 12th साइंस ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यह बैच 2 मंथ का बैच है, जो कि दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें, यह मंथ दिसंबर और जनवरी का कोर्स है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा मॉडल सेट, हर सब्जेक्ट का 5 सेट, हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का 1 से 2 पार्ट रहेगा। ऐसे लिखने का ट्रिक सिखाया जाएगा, समरी लिखने का ट्रिक सिखाया जाएगा। और आपको बता दें, सब्जेक्टिव में हिंदी में आप लोगों को निबंध कैसे लिखा जाता है कि पूरा नंबर मिले, पत्र लेखन सिखाया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चैनल का नाम है AK2 एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और 10th का भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो उसे भी आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और आपको बता दें, कॉल करने का टाइम है 7 से 9 AM और PM। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, आप सफल होंगे तभी तो हमारी पहचान बढ़ेगी। तो आपकी ही सफलता मेरी पहचान है, आपके लिए ही मैं इतना मेहनत कर लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। आंसर दिए गए हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्बिक बल की दिशा, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्बिक बल की दिशा, दो आवेश हैं उसके बीच लगने वाले कूलम्बिक बल की जो दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी, दोनों आवेशों के केंद्र पर मिलने वाली रेखा की ओर होगी, या दोनों आवेशों के केंद्र पर जो मिलते हैं उसे रेखा की ओर होगी। इसलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं, दो आवेश दिए गए हैं, ये केंद्र पर होगी, इसीलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें या किसे कहते हैं, इस किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या प्रकाश डाले। तो आपको क्वेश्चन में मेन पॉइंट देखना है, आवेश के आयतन घनत्व पूछ रहा है। तो आवेश के आयतन घनत्व का चलिए आंसर देखते हैं। आवेश के आयतन घनत्व का आंसर दिया गया है, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश के आयतन घनत्व कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक जो आयतन होता है, आयतन में आवेश के परिमाण को आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसे रो से सूचित किया जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला हो जाता है रो बराबर Q बटा V, रो बराबर Q बटा V हो जाता है, जहाँ V आयतन है। तो यह फार्मूला भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो रो बराबर Q बटा V हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है या किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश के विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से, आंसर ध्यान से समझिए। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के बीच, आवेशों के समुदाय कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसमें कोई दूसरा आवेश आता है और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र उसी को कहा जाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया तो विद्युतीय क्षेत्र उसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, यह क्या है। तो परीक्षण आवेश क्या है, तो चलिए परीक्षण आवेश देख लेते हैं। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, नामात्रा के बराबर बहुत ही छोटा होता है।
कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र के पास लाया जाता है, इसे कोई विद्युतीय क्षेत्र है उसके पास लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या इसको पास लाया जाता है, परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के पास लाया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और इसे घनात्मक परिपट्टी भी कहते हैं और परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, घनात्मक परिपट्टी और परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक घन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है। लगने वाला विद्युतीय बल होता है। फिर से समझिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक घन आवेश या परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है, वही होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है और हर स्टूडेंट को यह क्वेश्चन याद होगा। आवेश क्या है, परिभाषित करें। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम के नियमों को लिखे। कूलॉम के नियम को लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, इस बार भी पूछने का बहुत ही संभावना बनता है। 100% गारंटी है यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। कूलॉम के 2 नियम होते हैं। कूलॉम के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम कह रहा है समान आवेश के प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है, कूलॉम का पहला नियम कह रहा है। और कूलॉम का दूसरा नियम बोल रहा है 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखे। कूलॉम के नियम की सीमा बहुत बार पूछा जाता है, या कूलॉम के नियम है, कूलॉम के नियम की सीमा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कूलॉम के नियम की सीमा निम्न प्रकार है, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कूलॉम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। कूलॉम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही मान्य होता है। दूसरा पॉइंट है कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य होता है। स्थिर आवेश जो होता है उसके लिए मान्य होता है कूलॉम के नियम। अगला पॉइंट दिया गया है कूलॉम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, बल्कि दूसरे पर नहीं, यह माध्यम पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है। सार्वत्रिक कूलॉम का नियम नहीं होता है। अगला पॉइंट है अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलॉम के नियम अपनी वैधता खो देता है। इससे कम हो तो कूलॉम का नियम काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर पूछ दिया जाता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन का मेन पॉइंट देखिए, क्वेश्चन जो मेन पॉइंट कह रहा है उसी के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। क्वेश्चन दिया है 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? तो आंसर देखिए, अगर 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक ही बिंदु पर जब यहाँ प्रतिच्छेदित करेगी तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती हैं। यह दिशा को बतलाती हैं, हम जानते हैं। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 रेखाएं होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PDF भी मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यह नंबर है 8969831773। व्हाट्सएप ग्रुप में PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आवेश के क्वांटमिक ऑर्डर क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटमिक ऑर्डर, और काफ़ी MVVI क्वेश्चन है। या MVVI भी है और इजी भी है।
आंसर हो जाएगा आवेश के परिमाण इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांकी गुणज, इसे आवेश के क्वांटमिक ऑर्डर कहा जाता है। आवेश के परिमाण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज इंटरनल मल्टीपल, इसे आवेश के क्वांटमिक ऑर्डर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन के रूप में हो, वह आवेश के क्वांटमिक ऑर्डर कहलाता है। जहाँ Q का मान Q आवेश होता है और n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें तो आंसर हो जाएगा किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है। किसी आवेश है, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा काल्पनिक वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। दिशा को बतलाता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। दिशा को बतलाता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। आवेश के गुण को लिखना है तो आप सभी बिना देखें ही आवेश के गुण लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आवेश के गुण। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो आप सभी जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट आवेश सदच्छी होता है। चौथा पॉइंट आवेश के परिमाण वेग पर निर्भर करता है। काफी इजी क्वेश्चन रहा यह। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। आवेश के पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो उत्तर हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश के पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को ही पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है और इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल सिग्मा से इसे सूचित किया जाता है। तो यह हो जाता है सिग्मा बराबर Q बटा ए। सिग्मा बराबर Q बटा ए हो जाता है, जहाँ ए क्षेत्रफल है। जहाँ ए क्षेत्रफल है, यह फार्मूला काफ़ी बार पूछा गया है। सिग्मा बराबर Q बटा ए हो जाएगा। Q बटा ए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है हमें बताना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो आंसर हो जाएगा बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों के परिमाण बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, उसे ही अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर, बहुत से आवेश हैं उसके निकाय के अंदर एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों के परिमाण बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे में देख सकते हैं आप, यह एक बल है, इस पर लगने वाला यह बल हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn तक, जहाँ F परिमाणी बल होगा, एक परिणामी बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें, काफी सरल भाषा में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो समान परिमाण का विपरीत बिंदु को आंसर हो जाएगा दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी मतलब बहुत ही नज़दीक दूरी पर स्थित हो, तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे देख सकते हैं यह एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यह घन आवेश है, यह ऋण आवेश है, इस पर ऋण आवेश, इस पर धन आवेश है, तो यह एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इसे ही हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठोस क्या है, तो ठोस क्या है आप सभी जानते हैं। ये ठोस क्या हो जाएगा, किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहा जाता है, तो ठोस कोण कहा जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव को परिभाषित करें, आपसे कई बार बता चुके क्वेश्चन मेन पॉइंट देखिए। विद्युत विभव परिभाषित करने को कहे या प्रकाश डालने को कहे या किसे कहते हैं, या खाली विद्युत विभव को दे दे और उसे डील करने को बोले, तो आंसर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य
के बराबर होता है। विद्युत विभव को परिभाषित करें तो आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। उसे ही विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका ए सही मात्रक होता है जूल बटा कूलम। जूल बटा कूलम होता है जिसे वोल्ट कहते हैं। जूल बटा कूलम होता है, आपसे ए सही मात्रक पूछ दिया जाएगा तो कूलम होता है, और जूल बटा कूलम होता है जिसे वोल्ट के नाम से जानते हैं। जूल बटा कूलम होता है या वोल्ट, इसे ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विद्युतीय द्विध्रुव या विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को परिमाण या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे ही विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे ही द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो कि 19 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, गॉस के परिमेय को लिखे। गॉस के परिमेय को लिखना है हमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस का परिमेय, कई बार पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है उसे हम आपको बता ही दे रहे हैं। गॉस के परिमेय को लिखे तो गॉस के परिमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश की प्रवैधता होती है। इसे गॉस का परिमेय कहलाता है। गॉस के परिमेय बराबर हो जाता है, गॉस के परिमेय 1/ε0 गुना होता है। गॉस का परिमेय 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की प्रवैधता है। गॉस के परिमेय कहलाता है। इसे ही गॉस के परिमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विद्युतीय बल क्या है। विद्युतीय बल क्या है? तो विद्युतीय बल क्या है? जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर बल लगाता है। विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर जो बल लगता है उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मिश्रित क्रम समूहन को परिभाषित करें। मिश्रित क्रम समूहन को परिभाषित करें तो सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में सेलों के श्रेणी क्रम में लगातार फिर से उसे कतार में समांतर क्रम में लगाया जाता है, मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर फिर से उसे समांतर क्रम में लगाया जाता है, मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। पहले श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, उसके बाद समांतर क्रम में लगाया जाता है, मिश्रित क्रम समूहन वही कहलाता है। बिल्कुल सॉलिड भाषा है, आप सभी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि समविभवी तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, समविभवी तल या सतह कहलाता है। समविभवी तल या सतह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समविभवी तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। समविभवी तल या सतह क्या है, इसे स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होता है वह मान समान होता है, विद्युतीय विभव का मान समान होता है। समविभवी तल या सतह कहलाता है। मान समान होता है वह समविभवी तल या सतह कहलाता है। समविभवी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। इसमें से किन्हीं दो बिंदु के बीच में विभवांतर का 0 होता है, वही समविभवी तल या सतह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल के विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर समझिए, विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल के विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। दो भाषा में आप लोगों को दिया गया है,
कोई भी लिख सकते हैं, आंसर में सही हो जाएगा। तो आंसर के साथ साथ आपको यह भी लिखना है 5 बराबर ए इंटू ए होता है, 5 बराबर ई इंटू ए होता है। आप यहाँ से यहाँ तक भी एक आंसर लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी एक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन किंतु आपको एक ही आंसर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों नहीं लिखना है। एक आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे इतना लिख सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा को उस तल के विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। बस 5 बराबर ई इंटू ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम को लिखे तो ओम के नियम हो जाएगा, किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के रूप में जानते हैं। इसे हम लोग ओम के नियम के रूप में जानते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के रूप में जानते हैं। जहाँ होता है भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई होता है जहाँ एक नियतांक है, इसे चालक के प्रतिरोध कहा जाता है, इसे चालक के प्रतिरोध कहा जाता है। और ओम का नियम बराबर भी बराबर हो जाता है आई आर, भी बराबर आई आर हो जाता है इसका फार्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें। विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें, आंसर हो जाएगा सेल के अंदर एकांक घन आवेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस सेल के विद्युत वाहक बल कहा जाता है। उसे ही उस सेल के विद्युत वाहक बल कहा जाता है। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वाटहीन धारा है। वाटहीन धारा क्या है? तो वैसा धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय का मान 0 हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे कोई चालक है उसको आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। तो इसके सतह पर विभव का जो मान होता है वह बढ़ता है, विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के यह समानुपाती हो जाता है, दिए गए आवेश के यह समानुपाती हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। इसे ही चालक को धारिता या विद्युत धारिता कहा जाता है। और इसका ये सही मात्रक C/V होता है, जिसे फैराडे के नाम से जानते और पहचानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 नंबर, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के उल्लेख करें। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के उल्लेख करें। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसे उल्लेख करना है। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है चालक के सतह का क्षेत्रफल। चालक के सतह का क्षेत्रफल, तो चालक के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान घटता है और चालक का मान बढ़ता है। चालक के सतह क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान घटता है और चालक का मान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति। चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति किसी आवेशित चालक की सतह पर विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। विद्युतीय शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युतीय शक्ति को फार्मूला तो कई प्रकार से होता है। विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। विद्युतीय शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। इसे हम P बराबर W/T के रूप में भी लिख सकते हैं। और कार्य W बराबर हो जाता है I² RT हो जाता है। और इसे विद्युतीय शक्ति P बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं I²RT/T। और इसे हम इस 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। P बराबर I²R, P बराबर I/IR, P बराबर I/V। इसे तीनों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, और इसका ऐसा ही मात्रक बता दें। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, याद कर लीजिए, ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धारा घनत्व को परिभाषित करें। तो धारा घनत्व को परिभाषित करें। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व अब I/A हो जाता है। जहाँ I धारा होता है, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है, इसी को तो धारा घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेजर किरणों के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। लेजर किरणों के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है।
शॉर्ट क्वेश्चन में 2 ही विशेषता पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेजर किरणों के 2 विशेषताओं को लिखे तो लेजर किरणें की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये लेजर किरणें एक दिशीय होता है, लेजर किरणें एक दिशीय होता है। दूसरा पॉइंट, लेजर किरणें कला संबंध एवं एक वर्णीय होता है, कला संबंध एवं एक वर्णीय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा भंवर धाराओं को प्रेरण, ऐसा भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसा भंवर धाराओं के प्रेरण जो होता है उसे रोकने के लिए किया जाता है, परतदार बनाया जाता है। भंवर धाराओं को प्रेरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसके प्रेरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसे टर्म लॉस कहा जाता है, इसे ही टर्म लॉस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किरचॉफ के नियम को लिखे, किरचॉफ के नियम को लिखना है हमें। तो किरचॉफ के 2 नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, तो चलिए दोनों नियम को बारी बारी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला नियम बोल रहा है किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजीय योग शून्य होता है। बिंदु के तरफ आने वाली धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ली जाती है। बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक और पास आने वाली को धनात्मक ली जाती है। किरचॉफ का पहला नियम बोल रहा है। और किरचॉफ का दूसरा नियम बोल रहा है कि प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है। सभी विभवांतर का जो बीजीय योग होता है वह 0 होता है। इसे ही हम किरचॉफ के द्वितीय नियम कहते हैं, इसे किरचॉफ के नियम भी कहा जाता है। कोई आपसे पूछे किरचॉफ के नियम को लिखे तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम हो जाएगा, और किरचॉफ के द्वितीय नियम यही हो जाएगा। सिर्फ यहीं भी आपसे पूछ सकते हैं किरचॉफ के नियम को लिखे, किरचॉफ के नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का नियम क्या है तो यही हो जाएगा, और किरचॉफ के नियम को लिखे तो 2 नियम है तो दोनों नियम को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभवमापी को परिभाषित करें। विभवमापी को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा विभवमापी एक ऐसा व्यवस्था है जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच, इसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को मापा जाता है। विभवमापी से ही तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, क्योंकि विभवमापी के द्वारा, तो इसी के कारण इसी को विभवमापी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। धारा के इस रूप या प्रभाव को धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। धारा के इस रूप या प्रभाव को ही ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग क्या है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र में प्रभाव के कारण, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है, इसे ही अनुगमन वेग कहा जाता है। काफ़ी सिंपल आंसर में सरल भाषा में आपको समझाया गया है। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र में के परिपथ दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। बाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। ये अक्सर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बाएं हाथ के नियम भी में पूछ दिया जाता है, कई बार पूछ भी दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस नियम से 2 सदिश के सदिश गुणनफल के दिशा को निकालने के लिए सूत्र में आए पहले सदिश की दिशा से बाएं हाथ के 4 अंगुलियों को पहले बाएं हाथ के 4 अंगुलियों को रखा जाता है और अंगूठे के सूत्र में आए दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाता है, तो हथेली की दिशा सदिश गुणनफल की दिशा बताती है। इसे ही बाएं हस्त के नियम या हथेली के नियम कहा जाता है।
अगर कोई डाउट समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8969831773 और PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नहीं डाउनलोड हो या नहीं मिले तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और व्हाट्सअप में ग्रुप में भी PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।